हेलो दोस्तों, मैं ममता भास्कर। आज जीवन कौशल में हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट है, जिसका स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अभिप्रेरणा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो है आज का चैप्टर का नाम है अभिप्रेरणा। इंग्लिश में इसको मोटिवेशन कहते हैं। हेडिंग देखते हैं, अभिप्रेरणा का अर्थ। अभिप्रेरणा का अर्थ देखते हैं। इसमें इंग्लिश में इसको कहते हैं मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। इसके अंतर्गत देखते हैं हम, अभिप्रेरणा एक ऐसी परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा एक ऐसी परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो प्राणी के व्यवहार के निर्धारण व संचालन से संबंध रखती है। जो प्राणी के व्यवहार के निर्धारण व संचालन से संबंध रखती है। व्यवहार को प्रारंभ, अनुप्रेरित, सक्रिय बनाए रखने वाले कारकों को अभिप्रेरणात्मक कारक यानी कि मोटिवेशनल फैक्टर कहा जाता है। अभिप्रेरणा शब्द को प्राणी की सभी प्रकार पहल की करने वाली तथा बनाए रखने वाली प्रक्रियाओं को इंगित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में यह एक आंतरिक शक्ति होती है। वास्तव में यह एक आंतरिक शक्ति होती है जो प्राणी को किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य को करने के लिए बाध्य करती है। उसके आगे, अभिप्रेरणा को प्रत्यक्ष निरीक्षण करना ही संभव हो पाता है। अभिप्रेरणा को प्रत्यक्ष निरीक्षण करना ही संभव हो पाता है। प्राणी के व्यवहार का अवलोकन करके उसकी अभिप्रेरणा को समझा जा सकता है। अभिप्रेरणा को समझा जा सकता है। अभिप्रेरणा वास्तव में क्यों के प्रश्न का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा वास्तव में क्यों के प्रश्न का उत्तर देती है। व्यक्ति खाना क्यों खाता है? जैसे व्यक्ति खाना क्यों खाता है? व्यक्ति दूसरों से क्यों लड़ता है? व्यक्ति दूसरों से क्यों लड़ता है? व्यक्ति वस्तुओं का संग्रह क्यों करना चाहता है? व्यक्ति वस्तुओं का संग्रह क्यों करना चाहता है? व्यक्ति उच्च पद को क्यों पाना चाहता है? व्यक्ति अधिक धन क्यों अर्जित करना चाहता है? व्यक्ति अधिक धन क्यों अर्जित करना चाहता है? जैसे प्रश्नों का उत्तर अभिप्रेरणा से संबंधित रहता है। जैसे प्रश्नों का उत्तर अभिप्रेरणा से संबंधित रहता है। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा शब्द को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया है। अभिप्रेरणा शब्द की कुछ परिभाषाओं को आगे प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके अवलोकन से अभिप्रेरणा का अर्थ स्पष्ट हो सकेगा। देखिए आगे देखते हैं, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है। पहले वैज्ञानिक हैं गुड के अनुसार। देखते हैं वैज्ञानिक गुड के अनुसार इनका क्या मानना था। तो इनका मानना था, देखते हैं, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। अगला देखते हैं थॉमस के अनुसार, वैज्ञानिक थॉमस के अनुसार देखते हैं, प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। इनका क्या मानना था थॉमसन के अनुसार, प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। ऐसी रुचि जो या तो छात्र में है ही नहीं या तो छात्र में ही है ही नहीं
इस रुचि का उसे आभास ही नहीं, छात्र में है ही नहीं या इस रुचि का उसे आभास ही नहीं है। अगला देखते हैं मनोवैज्ञानिक बर्नार्ड के अनुसार इनका क्या कहना था, देखते हैं। जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था, जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था, उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। जिस लक्ष्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है, यह बर्नार्ड के अनुसार इनका कहना था। आगे देखते हैं वैज्ञानिक स्किनर के अनुसार इनका क्या मानना है। प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, ये कहते हैं स्किनर साहब, कहते हैं प्रेरणा सीखने के लिए एक राजमार्ग है। अगला देखते हैं वैज्ञानिक गेट्स व अन्य के अनुसार ये क्या कहते हैं। प्रेरणा प्राणी के अंदर की वह शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, जो उसे विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। तो हम आगे का देखते हैं। आगे का है शेफर व अन्य के अनुसार, देखते हैं इनका क्या कहना है। प्रेरक क्रिया की वह प्रवृत्ति है जो बालक के माध्यम से उन्नयन होती है तथा समायोजन द्वारा समाप्त होती है। अगली हेडिंग देखते हैं। अभिप्रेरणा की अवधारणाएं व प्रकार, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट देखते हैं। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। पहली है हमारी आंतरिक प्रेरणा, दूसरी है हमारी बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा एक प्राकृतिक प्रेरक प्रवृत्ति है। आंतरिक अभिप्रेरणा एक प्राकृतिक प्रेरक प्रवृत्ति है। आंतरिक रूप से प्रेरित हुए छात्रों की ही क्षमताओं में वृद्धि होगी, जिससे उनके कौशल में सुधार होगा। अगला पॉइंट है बाह्य अभिप्रेरणा वांछित परिणाम प्राप्त करने के क्रम में एक गतिविधि का प्रदर्शन करने के लिए संदर्भित करती है और आंतरिक अभिप्रेरणा के विपरीत है। यह अगला पॉइंट है आंतरिक अभिप्रेरणा एवं बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा एवं बाह्य अभिप्रेरणा में विपरीत का संबंध है। अगला है सामाजिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान ने यह संकेत दिया है कि बाह्य अभिप्रेरणा पुरस्कार के अति औचित का नेतृत्व कर सकती है और आंतरिक अभिप्रेरणा में कमी कर सकती है। अगला पॉइंट है
मास्लो की आवश्यकता के वर्गीकरण के अनुसार, वैज्ञानिक मास्लो की आवश्यकता के वर्गीकरण के अनुसार मनुष्य की शारीरिक सुरक्षा आवश्यकता प्रतिष्ठा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अभिप्रेरणा को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अभिप्रेरणा को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, पहला देखते हैं हम, ये है धनात्मक एवं ऋणात्मक अभिप्रेरणा, धनात्मक एवं ऋणात्मक अभिप्रेरणा। और दूसरा है हमारा बाह्य एवं आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य एवं आंतरिक अभिप्रेरणा। और तीसरा है हमारा मौद्रिक एवं अमौद्रिक अभिप्रेरणा, मौद्रिक एवं अमौद्रिक अभिप्रेरणा। अगली हेडिंग देखते हैं हम, क्या है, छात्रों में अभिप्रेरणा की विधियां, छात्रों में अभिप्रेरणा की विधियां के अंतर्गत देखते हैं। पहली हेडिंग है हमारी प्रोत्साहन सिद्धांत, प्रोत्साहन सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं पुरस्कार छात्रों को प्रेरित करने की एक प्रमुख विधि है। पुरस्कार छात्रों को प्रेरित करने की एक प्रमुख विधि है। अच्छे कार्यों हेतु पुरस्कृत किए जाने से, अच्छे कार्यों हेतु पुरस्कृत किए जाने से छात्र सदैव अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित होंगे। अच्छे कार्यों के हेतु पुरस्कृत यानी कि जब बच्चा अच्छा काम करेगा तो उससे अच्छे काम के दौरान उसको अगर आप पुरस्कार देंगे तो बच्चा अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होगा, यानी कि अच्छे काम करने के लिए और उत्साहित होगा। दूसरा है दंड की विधि, दंड की विधि के अंतर्गत देखते हैं गलत कार्यों के लिए छात्रों को दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर बच्चा गलत कार्य कर रहा है तो उसको दंडित करने की व्यवस्था होनी चाहिए, ये कहना है। अगला है इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दंड उतना ही दिया जाना चाहिए जितनी छात्र ने गलती की हो। कहने का मतलब है छात्र अगर जिस प्रकार से गलती कर रहा है उसे उसी हिसाब से दंडित किया जाए। अगला है, तीसरा पॉइंट है छात्रों में लीडरशिप, छात्रों में लीडरशिप के अनुभव का विकास, छात्रों में लीडरशिप के अनुभव का विकास हेडिंग है। इसके अंतर्गत देखते हैं हर छात्र को अपनी बात रखने और सवाल पूछने का मौका, हर छात्र को अपनी बात रखने और सवाल पूछने का मौका मिलने से वह पाठ्यक्रम के प्रति अभिप्रेरित रहेंगे, पाठ्यक्रम के प्रति अभिप्रेरित रहेंगे और उनमें नेतृत्व की भावना का भी विकास होगा, नेतृत्व की भावना का भी विकास होगा। अगला पॉइंट, छात्रों के स्तर के अनुरूप चुनौती, छात्रों के स्तर के अनुरूप चुनौती रखना और उनको समाधान खोजने हेतु सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का अवसर देना, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का अवसर देना। अगला पॉइंट है छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में व्यक्तिगत फीडबैक देना, छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में व्यक्तिगत फीडबैक देना। अगला पॉइंट है छात्रों को ऐसे असाइनमेंट देना जो, छात्रों को ऐसे असाइनमेंट देना जो उनकी रुचि से मेल खाते हों, जो उनकी रुचि से मेल खाते हों। अगला पॉइंट है प्रतियोगिता एक अच्छा प्रेरक है, प्रतियोगिता एक अच्छा प्रेरक है। अगला पॉइंट है कक्षा का वातावरण भी एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक है, एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक है।
कक्षा में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति बनाना और छात्रों को सवाल पूछने हेतु प्रेरित करना। अगली हेडिंग है हमारी अभिप्रेरणा का महत्व। अभिप्रेरणा का महत्व देखते हैं, इसमें 3 पॉइंट लिखे हैं हमने। पहला पॉइंट देखते हैं, कार्य हेतु प्रेरित करना, बच्चों को कार्य हेतु प्रेरित करना। दूसरा पॉइंट है साधनों का अधिकतम उपयोग करना। और तीसरा है लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर करना। आगे देखते हैं लाइफ स्किल प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेगी। हमने इसमें 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन लिखे हैं। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, आवाज में संदेह साझा करके क्या मैडम बच्चे को जो है मैनेज करेंगी, या फिर बी सहपाठी के द्वारा व्याख्या करवा के, या फिर सी वाला ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करा के, और डी वाला है ठोस अनुभव का उपयोग करना, या फिर डी वाला ठोस अनुभव का उपयोग करना। हमारा आंसर जो है यहाँ पर लिखा है हमने, तो आंसर हमारा कौन कौन सा सही है, ए वाला और बी एंड सी, ए बी और एंड सी, ये तीनों सही हैं। डी वाला ऑप्शन हमारा गलत होता है, ठोस अनुभव का उपयोग करना ये गलत है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना। विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है। यहाँ पर दोस्तों नहीं पूछा गया है, नहीं वाले क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए नहीं का आप लोग क्वेश्चन में ध्यान रखें। अगला आंसर है इसका, प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व दिया जाना चाहिए। प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होता है। ए वाला देखते हैं, 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। ए वाला है 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। और बी वाला देखते हैं, उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। सी वाला देखते हैं, 25 के गुणनखंड क्या हैं। 25 के गुणनखंड क्या हैं। और डी वाला ऑप्शन देखते हैं, परिमाप की परिभाषा दीजिए। आंसर देखते हैं अपना क्या है, ए व बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं और सी व डी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं। आंसर हमारा ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है। यहाँ पर भी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, प्रक्रिया का नहीं है। आंसर देखते हैं अपना। समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना। ये कथन जो है गलत है दोस्तों, और यही हमारा क्वेश्चन के अनुसार आंसर भी होता है। ये आंसर सही है। तो हम आगे का देखते हैं। अगला नंबर, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना को बढ़ावा देने की एक विधि है। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना, और यहाँ पर हमने छोड़ा है भरने के लिए, क्वेश्चन आगे है, को बढ़ावा देने की एक विधि है। कौन सी विधि है देखते हैं, आंसर क्या है। अन्वेषित अधिगम विधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। आंसर देखते हैं अपना। जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, तो वो संप्रत्ययी समझ पर बल देती है। हमारा आंसर है वो। 8वां क्वेश्चन है। रचयिता एक गणित अध्यापिका है। अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है। कथन उत्तर देखते हैं अपना क्या है। आंसर, त्रुटियों को समझना क्योंकि वह छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है। नहीं का ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन में। नहीं देती है। आंसर है हमारा कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। आंसर है हमारा एक दूसरे से तुलना करना। अगला क्वेश्चन है। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। आंसर देखते हैं अपना। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है, क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। क्या है कि कुछ बच्चों के माता पिता, जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो कुछ बच्चों के माता पिता कहते हैं कि बच्चे आप जो है 90% ले आओगे तो आपको मैं घड़ी दिलवाऊंगा, ठीक है। कुछ माता पिता के बच्चे कहते हैं आपको जो है मैं टीवी देखने की इजाज़त दूंगा,
आपको मैं मोबाइल दूंगा। तो इन सब ऑप्शनों में से ये वाला ऑप्शन था, हमने उन ऑप्शनों को नहीं लिखा, लेकिन ऐसे ही आंसर थे उसमें। तो वो सब आंतरिक प्रेरणा को नहीं दर्शा रहे थे, आंतरिक प्रेरणा को सिर्फ यही वाला ऑप्शन दर्शा रहा था, इसलिए हमने सिर्फ इसी को लिखा है। ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संकल्पना मानचित्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है या करती है। यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होगा? तो आंसर है हमारा अवबोध स्तर से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो आंसर है हमारा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एडगर डेल के अनुसार, वैज्ञानिक एडगर डेल के अनुसार कौन है जिनको सबसे नीचे रखा गया है? एडगर डेल के अनुसार एडगर डेल के अनुभव कौन है जिनको सबसे नीचे रखा गया है? तो वो है हमारा प्रत्यक्ष एवं सार्थक अनुभव, जिन्हें इसे सबसे नीचे रखा गया है, प्रत्यक्ष एवं सार्थक अनुभव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं अपना ऑप्शन, पहला ए ऑप्शन देखते हैं, ब्रेल लिपि ये संबंधित है, और बी वाला विमीय आकृतियों का स्पर्श ये भी संबंधित है दृष्टिबाधित से, और सी वाला देखते हैं विशेष प्रकार की घड़ी ये भी संबंधित है दृष्टिबाधित से। डी वाला देखते हैं हियरिंग एड ये ही नहीं संबंधित है हमारा, तो आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। आंसर देखते हैं अपना, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर जो आधारित है, आंसर देखते हैं क्या है, समता एवं समान अवसर। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान करने का सही क्रम क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान करने का सही क्रम क्या है? आंसर देखते हैं हम अपना, समस्या का चयन, परिकल्पना का प्रतिपादन, शोधन की रूपरेखा और प्रदत्तों का संकलन, उसके आगे प्रदत्तों का विश्लेषण और निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, हाँ अथवा
ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। यही अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में से किसके लिए उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो वो है आंसर हमारा शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम तथा सुंदरम के शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम तथा सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए। यह विचारधारा किसकी है? यह विचारधारा किसकी है? तो यह आंसर है हमारा इसका आदर्शवाद की। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो कहा है हमारे वैज्ञानिक रॉस जी ने कहा है। वैज्ञानिक रॉस जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो वो है हमारा आंसर 45 घंटे। यहाँ पर हमने जो लिखा है ये घंटे लिखा है और दिन लिखा है, एक सप्ताह का ये है। तो 1 से 5 तक जो है घंटे, एक सप्ताह में 800 घंटे हैं और दिन में जो है 200 दिन है। और वहीं 6 से 8 तक के क्लासों में 1000 घंटे और वहीं दिन जो है 220। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर है अगला क्वेश्चन हमारा, वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था। वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था तो वो हुआ था 1854 में। 1854 में जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल की प्रख्यात विदुषी महिलाएं हैं। वैदिक काल की प्रख्यात विदुषी महिलाएं हैं। इसमें हमने 4 ऑप्शन लिखे हैं, देखते हैं कौन सा सही है। ए वाला देखते हैं गार्गी, बी नंबर है मैत्रेयी, तीसरा है संघमित्रा, चौथा है डी नंबर विश्वम्भरा और ई नंबर है अपाला। तो इसमें आंसर देखते हैं अपना, केवल ए बी डी ई सही है। ए बी डी ई सही है और संघमित्रा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में शिक्षा आरंभ करने के संस्कार को कहा जाता है। बौद्ध धर्म में शिक्षा आरंभ करने के संस्कार को क्या कहा जाता है? आंसर देखते हैं अपना क्या है, पवज्जा संस्कार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। के द्वारा कहा गया है, यानी किसके द्वारा कहा गया है? तो वो कहा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया है? समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया है? तो वो दिए हैं हमारे वैज्ञानिक जॉन डीवी साहब ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। इसमें देखिए सूची फर्स्ट हमने यहाँ पर लिखा है, इसमें 4 पॉइंट है ए बी सी डी और लिस्ट सूची सेकंड में जो है 5 है। तो इसमें मिलान क्या करना है? जैसे ए वाला है, ये वाला गीतांजलि पुस्तक किसने लिखा है? तो वो लिखा है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और बी वाला माई
एक्सपेरिमेंट्स बुक के लेखक कौन है? तो वो हैं महात्मा गांधी जी हैं। और सी वाला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है? तो वो लिखे हैं हमारे रूसो साहब ने लिखा है। और डी वाला है दी रिपब्लिक। द रिपब्लिक किसने लिखा है? तो प्लेटो विद टूथ ने लिखा है। प्लेटो विद टूथ ने लिखा है। आंसर यहाँ पर है, हमने लिखा है ए का 4 है, बी का 3, सी का 1 है और डी का 2 है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई और चैप्टर भी समाप्त हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।